ये जो नेट पास करके मैंने ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे जो मेरा चयन हाँ, हुआ, हाँ। इस नेट की परीक्षा में भी मैंने लगभग 5 बार इसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई। आईआईटी का प्रेशर होता है, तो तब उस टाइम में लगता है कि कहीं पे बस मेरा सिलेक्शन हो जाए और इस बदनामी से कि ये बेरोज़गार है, निकम्मा है, बस इस बेरोज़गारी से बच जाए, इस नाकामी का जो प्रतीक है उससे बच जाए। जो आपके रिलेटिव, पड़ोसी बोलते थे ये बेरोज़गार, ये है, वो है। बट अब आपके प्रोफ़ेसर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के रूप में चयनित हो गए, तो उन लोग का अब क्या रिएक्शन है? देखिए सब लोग जैसे कि आप बताया कि आपको 5 बार असफलता मिले, तो बहुत से ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो 1-2 बार अटेम्प्ट करते हैं, फेल हो जाते हैं तो कहते हैं नहीं, गिव अप कर देते हैं। तो उन लोगों को क्या मोटिवेट करें, क्या टिप्स देखिए देंगे? मैंने पहले भी बताया, फिर सब लोग मेरा मज़ाक भी उड़ाते थे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ के और नेट का एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है। लेकिन फिर जब मैंने कोशिश जारी रखा, एग्ज़ाम देते रहा और 5वां बार मेरा नेट क्लियर हुआ था। तो फिर जैसे कि बता रहे आपका ड्रीम भी था यूपीएससी क्लियर करना, अब भी आप प्रोफ़ेसर भी बन चुके हैं। जी, जी। तो क्या फिर आगे यूपीएससी अटेम्प्ट करनी है? हाँ, बिल्कुल। मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे चयनित कि अभी सोशल मीडिया का दौर है, इससे बहुत से लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आप क्या डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे सोशल मीडिया का? अगर सोशल मीडिया पे थे भी तो इसे कैसे यूज़ कर रहे थे? देखिए, सोशल मीडिया का पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों इफ़ेक्ट। तो मैंने भी बहुत सारे फेस्टिवल्स को सैक्रिफ़ाइस किया। मैंने भी बहुत सारी दिवालियाँ, बहुत सारी छठ पूजा को सैक्रिफ़ाइस किया। पूरा छठ पूजा को सैक्रिफाइस करें। एक बिहारी के लिए अपने बर्थडे से ज़्यादा छठ पूजा का इंतज़ार जी, रहता है। आप उसे सैक्रिफाइस करें, इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ। आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या लगा सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या थी? तो सब लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि ये कुछ करेगा और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए और हर एग्ज़ाम में फेलियर। इवन कि मैंने एक बार बीएड का एंट्रेंस दिया था, उस बीएड के एंट्रेंस में भी मैंने उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाया। और जो लोग प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या टिप देंगे शुरू से लेकर लास्ट तक टिप्स दीजिए? देख मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं लगभग 4 साल ऐसा एक दौर था मेरे लाइफ में कि कहीं से कोई भी रिज़ल्ट नहीं हो रहा था। अभी पिछले 6 महीना से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे रिज़ल्ट हो रहे हैं। अभी मैं यूपी लेक्चरर का पीटी क्लियर किया हूँ। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी रिज़ल्ट है, उसमें मेरा पीटी क्लियर है। केंद्रीय विद्यालय लेक्चरर का मैं मेंस एग्ज़ाम अभी दे कर के आया हूँ। फिर तब तक असिस्टेंट प्रोफेसर में मेरा चयन हो गया। रिजल्ट क्लियर हो गई तो फैमिली और रिलेटिव का कॉल आना स्टार्ट हो गया कि हाँ अब शादी कर लीजिए या सर? देखिए शादी के लिए कॉल तो आना शुरू हो गया है। नहीं करना चाह रहे मतलब कोई आपकी गर्लफ्रेंड है उनसे करना है या फिर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? देखिए गर्लफ्रेंड कहीं न कहीं आपको प्रिपरेशन के टाइम में एक इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे एक और न्यू पॉडकास्ट वीडियो में। सो दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट है सुमित सर नेट क्वालिफाई करके के असिस्टेंट प्रोफेसर बने। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और रोहित जी। सर आपको बहुत-बहुत बधाई जो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप चयनित हुए हैं। सर हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद रोहित जी। मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हूँ। और हमारी जो स्कूलिंग हुई थी वो गाँव से हुई थी। उसके बाद हमारा चयन नवोदय विद्यालय में हो गया था। तो नवोदय विद्यालय से फिर 12th पास करने के बाद मेरा एक सपना था कि मुझे यूपीएससी की तरफ जाना है और सिविल सर्विस में जाना है। तो उसके बाद मैंने इसी ड्रीम के साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने बीएड किया। और इस बीच में मेरा सिविल सर्विसेज का ड्रीम था तो मैं तैयारी करता था और मैंने अटेम्प्ट दिए। इस बीच में बहुत सारे एग्जाम्स के अटेम्प्ट किए और कहीं पे पीटी में रिजेक्ट हो जा रहे थे, कहीं पीटी निकाल करके मेंस में वहाँ पे रिजेक्शन हो जा रहा था। इस तरीके का बहुत एक लंबा सिलसिला चला और उसके बाद फाइनली अभी भी जब मैंने ये जो नेट पास करके मैंने ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे जो मेरा चयन हो, इस नेट की परीक्षा में भी मैंने लगभग 5 बार इसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई और छठे बार में मुझे नेट का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया था और उसके बाद से हर अटेम्प्ट में मेरा नेट क्लियर होते रहा है और अभी मैं लगभग 5 बार लगातार मतलब कंसिस्टेंसी के साथ 5 बार मैं नेट क्वालिफाइड था। और हाल ही का अभी जो बिहार में वैकेंसी आई उसमें उच्च शिक्षा विभाग में मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का पद मुझे प्राप्त हुआ। सर रैंक कौन सी थी आपकी? रैंक मेरे कैटेगरी में 14वीं रैंक थी मेरी पूरे ऑल ओवर बिहार में? हाँ। सर जैसे कि आप बताइए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो वहाँ पे मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ तो डिमोटिवेशन कहीं ना कहीं आया होगा? जी बिल्कुल, एक दौर ऐसा आया जब मुझे लगता था कि शायद मुझसे कुछ हो ही नहीं पाएगा क्योंकि यूपीएससी एकमात्र एग्जाम नहीं था, इसके साथ मैंने बीपीएससी का भी अटेम्प्ट दिया। बीपीएससी के अलावा मैंने यूपी पीसीएस का एग्जाम दिया, उसमें मेरा नहीं हुआ। इसके अलावा मैंने एसएससी के भी एग्जाम दिए। जब चूंकि मुझे लगा कि नहीं हो रहा तो एक दौर ऐसा आता है जब आपको लगता है कि कहीं पे भी मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि लोग कमेंट करते हैं, लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हो रहा है, इतने दिन से पढ़ाई हो रही है। तो एक बहुत ही मतलब उस सोसाइटी का प्रेशर भी हाँ बिल्कुल, सोसाइटी का प्रेशर होता है। तो तब उस टाइम में लगता है कि कहीं पे बस मेरा सिलेक्शन हो जाए और इस बदनामी से कि ये बेरोजगार है, निकम्मा है,
बस इस बेरोजगारी से बच जाए, इस नाकामी का जो प्रतीक है उससे बच जाए। उसको लेकर के मैंने एसएससी का भी एग्जाम दिया, एयरफोर्स का एग्जाम दिया, एनडीए का एग्जाम दिया, बहुत सारे एग्जाम दिए और लगभग सब में मुझे सफलता ही मिला। मुझे लग रहा था कि शायद पता नहीं कहीं सिलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस बीच मैंने बीएड कर लिया, क्योंकि बिहार में वैकेंसी में टीचर की आने वाली थी। पीजी भी था, मैंने स्टेट पास किया, सीटेट पास किया। मैं वेट कर रहा था कि बिहार में वैकेंसी आएगी तो मैं टीचर के रूप में हाई स्कूल या +2 में लेक्चर के रूप में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इस बीच मैंने केंद्रीय विद्यालय में भी लेक्चर का एग्जाम दिया, उसके मेंस का एग्जाम अभी दे करके आया हूँ, जिसका रिजल्ट अभी अवेटेड है, उसका रिजल्ट आने वाला है। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने एग्जाम दिया था, उसका भी पीटी क्लियर है, मेंस होना है। यूपी लेक्चरर का भी एग्जाम मैंने दिया था, उसका भी पीटी क्लियर है, अभी मेंस देना है। और इस बीच में तब तक मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे चयन हो गया, तो अच्छा लग रहा है। कम से कम वो बेरोजगारी का जो एक धब्बा था मेरे ऊपर, वो हट गया है। मतलब सोसाइटी भी बहुत कहती है पढ़ने में तो अच्छे हैं, लेकिन अभी तक कोई जॉब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे परसेंटेज बहुत ही अच्छे रहे, मेरे 10th में भी बहुत अच्छे परसेंटेज रहे, 90+, 12th में भी 90+। तो एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाता है सोसाइटी का या रिलेटिव का हमसे कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो इसका कहीं मतलब बहुत आगे जाएगा, इसका सिलेक्शन कहीं ज़रूर होगा। और उसके बाद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो बहुत ही एक मतलब हम कह सकते हैं कि अनटॉलरेबल एक मंजर होता है, जिसको मैंने फेस किया है। और ये लगभग हर कैंडिडेट के साथ होता है। एक टाइम ऐसा आता है जब उनका रिजल्ट नहीं हो रहा होता है, सब लोग क्वेश्चन करते हैं, सोसाइटी क्वेश्चन पूछता है, फैमिली रिलेटिव सब लोग उसे क्वेश्चन करते हैं, और तब लगता है कि शायद मेरा लाइफ जो है उद्देश्यहीन हो गया, मैं कहीं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। बट अगर कंसिस्टेंसी है, समय लग सकता है, लेकिन विश्वास रखिए कि सफलता मिलेगी। जो आपके रिलेटिव पड़ोसी बोलते थे ये बेरोजगार, ये है वो है, बट अब आपके प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हो गए, तो उन लोग का क्या रिएक्शन है? देखिए सब लोग खुश हैं, सब लोग कॉल करते हैं, पूछते हैं, तो अच्छा लगता है कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट, ये प्रैक्टिकली चीज़ है कि रिस्पेक्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, चाहे वो फैमिली हो, सोसाइटी हो, रिलेटिव हो, कहीं पे भी आपके सिलेक्शन के बाद आपका जो देखने का नज़रिया है लोगों का वो बदल जाता है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिलने लगता है, वो एक अच्छी फीलिंग होती है। और जो भी लोग जो भी कैंडिडेट तैयारी करते हैं और इस फेज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके साथ भी एक टाइम आएगा जब उन्हें सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, और तब उन्हें भी रियलाइज़ होगा कि रियली शिक्षा की जड़ें भले ही कड़वा होती है, लेकिन उसका फल बहुत मतलब मीठा होता है। जी। और जैसे कि आप बताया कि आपको 5 बार असफलता मिले, तो बहुत से ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो 1-2 बार अटेम्प्ट करते हैं, फेल हो जाते हैं तो कहते हैं कि गिव अप कर देते हैं। तो उन लोगों को क्या मोटिवेट करें, क्या टिप्स देंगे? देखिए मैंने पहले भी बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको यूजीसी नेट की परीक्षा पास करनी होती है। और मैंने पीजी जब कर रहा था मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो उस टाइम में ही मैंने नेट की परीक्षा दी थी, और तब पहली बार तो मुझे सिलेबस भी नहीं पता था, तो उस टाइम में मेरा नहीं निकला। फिर मैंने दूसरी बार दिया, उसमें भी नहीं हुआ, तीसरी बार दिया नहीं हुआ, चौथी बार दिया नहीं हुआ। फिर सब लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ के और नेट का एग्जाम नहीं निकल पा रहा है। लेकिन फिर जब मैंने कोशिश जारी रखा, एग्जाम देते रहा, और 5वां बार मेरा नेट क्लियर हुआ था, और उसके बाद से मैं जब भी नेट का एग्जाम दे रहा हूँ, बिना तैयारी का भी दे रहा हूँ, तो हर बार मेरा नेट क्लियर हो जा रहा है। और लगभग 5 बार मैं नेट लगातार मतलब क्रम से लगातार 5 बार मैं यूजीसी की नेट परीक्षा पास किया, और इस बार भी मैं दिया हूँ। और पिछला बार मेरा जेआरएफ 2 नंबर से रह गया था, इस बार उम्मीद है कि जेआरएफ हो जाना चाहिए। बट जेआरएफ से भी ज़्यादा मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का पद पे चयन हो गया है, तो उसकी अब बहुत ज़्यादा महत्वता तो नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी खुशी मिलेगी कि चूँकि मैंने बहुत लंबा टाइम इस एग्ज़ाम को दिया। तो अगर तैयारी कर रहे हैं, फेलर हो रही है, तो यकीन मानिए कि ये फेलर होते 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 एक चाबी ऐसा आएगी जिससे आपकी ताला खुल जाएगी। जब 5 बार असफलता हुए तो आपको कहाँ लग रहा था कि मेरे से यहाँ पे गलती हो रहा है, उसको क्या इम्प्रूव किया? हाँ देखिए, एग्ज़ाम देते देते भी इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। एक फ्रेशर जब एग्ज़ाम देता है तो उसे बहुत कुछ नहीं पता होता है, लेकिन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि अगर इंसान खुद गलती करके सीखे तो शायद उसे पूरी ज़िंदगी कम पड़ सकती है। तो लोगों को चाहिए कि वो दूसरों की गलती से सीखे। मैंने भी कुछ गलती की थी जिसकी वजह से मुझे समय लग गया। एक तो ये था कि मैंने जब एग्ज़ाम में यूपीएससी का तैयारी करता था, यूपीएससी में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं सोचा कि कहीं छोटा-मोटा भी कोई जॉब हो जाए, क्योंकि हमारे साथ के पढ़े हुए लोग का कहीं-कहीं सिलेक्शन हो रहा था। मैं सोच रहा था कि मेरा भी कहीं छोटा पोस्ट भी अगर मिल जाए, कहीं सिलेक्ट हो जाए, तो कम से कम ये बेरोज़गारी का जो धब्बा है वो हट जाए। उसको लेकर के मैंने बहुत सारे फील्ड में मैंने एग्ज़ाम देना शुरू किया, और इसे गलत भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अल्टरनेटिव ऑप्शन आपके पास रखना कंपल्सरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक चीज़ का तैयारी करते हैं, अगर यूपीएससी को 5 साल 7 साल समय देते हैं, और बाद में आपको पता चलता है कि आपका उधर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो फिर
7 साल के बाद अगर आपको कोई नए चीज़ में, नए फील्ड में अगर आजमाना पड़े तो वो बहुत लेट हो सकता है। तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक आप अल्टरनेटिव ऑप्शन आप रखें कि अगर इधर नहीं होता है तो मैं इधर दूसरा चीज़ ये कर लूँगा, क्योंकि एक समय होता है किसी भी चीज़ का और बहुत ज़्यादा टाइम आप किसी भी फील्ड में नहीं दे सकते। तो अल्टरनेटिव रख सकते हैं। और मैंने अल्टरनेटिव के रूप में इसको रखा था कि अगर मैं आईएएस नहीं बन पाया तो मैं प्रोफेसर के लाइन में जाऊँगा, और मुझे प्रोफेसर का पद पे अभी मैं चयनित। तो फिर जैसे कि बता रहे आपका ड्रीम भी था यूपीएससी क्लियर करना, अब भी आप प्रोफेसर भी बन चुके हैं। जी, जी। तो क्या फिर आगे यूपीएससी अटेम्प्ट करनी है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे चयनित हूँ, लेकिन इसका मतलब मैं कभी भी ये नहीं मानता कि मेरा सीखने का या पढ़ने का जो पड़ाव है वो खत्म हो गया। क्योंकि मैं ये चयनित हो चुका हूँ तो एक थोड़ा-सा रिलैक्सेशन मिलता है, एक रिलैक्स फीलिंग आती है। बट अभी भी मैं प्रिपरेशन के स्टेज में हूँ, अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ। और मैं ऑफिस में भी अपने जब वहाँ पे रहता हूँ तो वहाँ पे भी मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ नई जानकारी सीखी जाए, इससे और आगे बढ़ी जाए। और मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, प्रयासरत हूँ, इससे और आगे अगर उपलब्धि मिले तो बिल्कुल। यूपीएससी की आप कैसे रणनीति बना के पढ़ रहे हैं? देखिए यूपीएससी को लेकर के मैंने पहले भी अटेम्प्ट चूंकि दिया है, मैंने कोचिंग भी किया था यूपीएससी का इलाहाबाद में, लगभग 1.5 साल तक मैंने कोचिंग की थी। तो बेसिक्स लगभग क्लियर है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हैं तो एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं सही से तो आपका बेसिक्स क्लियर होता है। थोड़ी सी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का ट्रेंड एनालिसिस करके और उसके बाद हर इंसान की अपनी रणनीति होती है, तो उसके बेसिस पे आप अपनी रणनीति बना सकते हैं कि आपके लिए कौन सी रणनीति अच्छी होगी। जैसे कि आप पहले स्कूल में ही पढ़ाते थे, स्कूल पढ़ाने के साथ आप खुद ने पढ़ना, तो टाइम मैनेज कैसे करते थे? क्योंकि ये सवाल हर एस्पिरेंट का होता है कि मैं अपना टाइम को मैनेज सही से नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए स्कूल में पढ़ाना भी अगर मेरे नज़रिए से पूछा जाए तो स्कूल में पढ़ाने से ऐसा नहीं कि आप केवल पढ़ा रहे हैं। हाँ। वहाँ पे आप बहुत सारी जानकारियाँ सीखते हैं। आप बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो आप स्टूडेंट के द्वारा सीखते हैं। आप पढ़ाने के क्रम में बुक्स में या कहीं और से भी आपको नई जानकारियाँ मिलती हैं। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने जो स्कूल में पढ़ा है तो सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत एग्जाम में मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से बने। तो इसका मैंने कहीं से अलग तैयारी नहीं किया था, लेकिन चूंकि मैं बच्चों को पढ़ाता था स्कूल में, सीबीएसई स्कूल में, तो वहां से भी एक हद तक मेरी तैयारी में कहीं ना कहीं उससे मजबूती है। टाइम मैनेज कैसे कर देते हैं आप? क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट कहते हैं कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता हूँ। टाइम मैनेजमेंट देखिए एक बहुत ही अच्छा आर्ट है जिसे हर इंसान को आना चाहिए। क्योंकि आप जब बाइक चलाते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं और किसी का फोन आता है तो आप बाइक चलाते चलाते आप बात भी कर लेते हैं और बाइक भी चला लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आर्ट ऑफ मैनेजमेंट है कि ठीक इसी प्रकार से आपको अपने लाइफ में भी आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, आपका एकेडमिक प्रेशर हो सकता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इन सब के बावजूद आप चाहें तो सब कुछ को मैनेज करके अपनी एक रणनीति बना सकते हैं जिससे कि टाइम का मैनेजमेंट हो और सब कुछ देखते हुए आप अपने स्टडी को, जैसे नाइट का टाइम जो होता है तो स्पेशली मैं नाइट के टाइम में मैं ये कोशिश करता था हमेशा कि अपने पढ़ाई को दूं। और चूंकि दिन में बहुत ज़्यादा प्रेशर होते हैं इधर उधर के, नाइट का थोड़ा सा टाइम ऐसा होता है, लगता है कि मैं रिलैक्स हूँ, उस टाइम में पढ़ाई अच्छे से हो पाती है। हाँ, बहुत से स्टूडेंट सुबह पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ रात को पढ़ना पसंद करते हैं। जी। सर जैसे कि अभी सोशल मीडिया का दौर है, इससे बहुत से लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आप क्या डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे सोशल मीडिया का? अगर सोशल मीडिया पे थे भी तो इसे कैसे यूज कर रहे थे? देखिए सोशल मीडिया का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट है। डिपेंड ये करता है कि आप इसको यूज कैसे कर रहे हैं। सोशल मीडिया को आप पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं, तो इससे आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम में आपको ऐसा नहीं है कि कोचिंग में जा करके ही आप तैयारी कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप घर पे बैठकर भी अगर चाहें तो अच्छे से अच्छे फैकल्टी का क्लास आप ले सकते हैं घर पे बैठ करके। तो इसका आप पॉजिटिव यूज भी कर सकते हैं, उससे आपकी तैयारी में मदद मिलेगी। ये सब चीजें। हाँ, एआई भी है आज के दौर में, उसका भी यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, एआई का भी मैंने यूज किया था इवन अपनी प्रिपरेशन में भी। और मैंने चूंकि केवीएस लेक्चर का मेंस देकर के आया हूँ तो उस एग्जाम में भी मैंने एआई का यूज किया था। एआई से भी आपकी पढ़ाई बहुत हद तक आसान हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि एआई आपकी ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम है उसको रिप्लेस कर देगी, बट स्टिल बहुत हद तक ये आपकी ट्रेडिशनल पढ़ाई में आप हेल्प ले सकते हैं एआई से। सर जैसे कि बहुत से स्टूडेंट का ये भी डाउट है कि मेरा अभी फेस्टिवल है, मतलब जैसे बाहर कोई तैयारी कर रहे हैं, जी तो सोचते हैं कि चलो घर जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं फैमिली के साथ, और घर जाते हैं आराम से 1 वीक तक घर पे ही रहते हैं, सेलिब्रेट करते रहते हैं। अच्छा। टाइम किलिंग करते रहते हैं बेवजह की, तो उनके लिए क्या टिप्स? देखिए मैं भी जब प्रिपरेशन करता था मैंने बहुत लंबे टाइम अपने प्रिपरेशन को दिया है घर से बाहर रह के, क्योंकि मैं
12th तक मेरी नवोदय से हो गई थी पढ़ाई। हाँ। उसके बाद से मैं लगातार बीए किया, एमए किया, बीएड किया, तो लगातार मेरा सफर घर से बाहर ही हो। तो मैंने भी बहुत सारे फेस्टिवल्स को सैक्रिफाइस किया है। मैंने भी बहुत सारी दिवालियां, बहुत सारी छठ पूजा को सैक्रिफाइस किया है। तो ये सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपके लिए हर दिन दिवाली है, हर दिन होली है, उसके बाद की जो फीलिंग्स होती है, तब आपको त्योहार के मायने समझ में आते हैं। क्योंकि समझ सकते हैं, जैसे आप बता रहे छठ पूजा को सेक्रीफाइस करें, एक बिहारी के लिए अपने बर्थडे से ज्यादा छठ पूजा का इंतजार है, आप उसे सेक्रीफाइस करें, इस चीज को मैं समझ सकता हूँ। सर जैसे कि आप बता रहे सेक्रीफाइस कर रहे थे छठ पूजा, बट इन सब के बीच में आपके क्या सबसे बड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ी? देखिए, जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में आपको सेक्रीफाइस करनी होती है। पहला चीज़ तो ये कि आपका बहुत मन करेगा कि मैं घर पे जाऊं, थोड़ा रिलैक्स करूं, एंजॉय करूं, तो वो चीज़ सेक्रीफाइस की मैंने। उसके बाद बहुत सारे फेस्टिवल्स मैंने सेक्रीफाइस किए। बहुत सारे, कभी कभी ऐसा होगा कि आपके फ्रेंड्स आपको घूमने के लिए बोलेंगे, साथ में कहीं मतलब कहीं एंटरटेनमेंट के लिए बोलेंगे, वो सब चीज़ें भी मैंने सेक्रीफाइस बहुत हद तक की है। तो सेक्रीफाइस एक पार्ट होता है स्ट्रगल का। जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ सेक्रीफाइसेस आपको करने होते हैं। आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या लगा सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या थी? देखिए, मेरे लिए बहुत सारी चुनौतियां थी। एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि चूंकि मैं बहुत अच्छे जगह से पढ़ाई किया था। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीएड है, तो मैंने काफ़ी डिग्रियां ली और अच्छे मार्क्स से मैंने पास आउट मैंने किया था। तो सब लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि ये कुछ करेगा, और मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए और हर एग्जाम में फेलर हूँ। इवन कि मैंने एक बार बीएड का एंट्रेंस दिया था, उस बीएड के एंट्रेंस में भी मैंने उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया था। अच्छा। हाँ, तो ये सब एक बहुत बड़ा चुनौती था कि इन सब इतना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना एक्सपेक्टेशन के बाद आप लोगों के अगर उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं, तो लोगों को फेस करना, उनके क्वेश्चन का जवाब देना, अगर कोई पूछ दें कि क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जैसे इन सब के अभी सोसाइटी मतलब देखती होगी आपकी पड़ोस अड़ोस की, तो लोग क्या रिस्पॉन्स अभी आती है, मतलब अभी भी नेगेटिव बोलते हैं कि अभी क्या यूपीएससी के कहाँ तैयारी कर रहा था, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर पे रुक गया? नहीं, देखिए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं कहीं पे, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो लोगों का जो देखने का आपका नजरिया है, वो नजरिया में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बदलाव हो गया है। आपसे बात करने का तरीका, आपसे बिहेव करने का तरीका, ये सब में सिलेक्शन के बाद थोड़ा सा आपको लगेगा कि मुझे रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया। इवन आपके फैमिली में भी जो रिस्पेक्ट पहले था और जो अब, उसमें थोड़ा सा आपको बदलाव देखने को मिलता है। तो बिल्कुल आप, मेरी शुभकामनाएं हैं सभी लोगों को कि सब लोग कामयाब हो और बहुत जल्दी उनको सक्सेस मिले। क्योंकि एक समय के बाद अंदर अगर कामयाबी मिल जाती है तो उसका मजा कुछ और होता है। तो सब लोगों को जल्द ही कामयाबी मिल जाए, और मिल जाएगी अगर मेहनत आपने किया है कंसिस्टेंसी के साथ। हो सकता है कि अभी आपको समय लग सकता हो, फेलियर मिल रहा हो, लेकिन एक टाइम आएगा जब बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगा। मेरे जानने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे साथ के, जिन्होंने मेहनत की थी, बहुत बार फेल हुए, लेकिन एक टाइम आया जब उन्हें सक्सेस मिली। तो बिल्कुल अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत किया है, लोगों के ताना को आपने सहा है, लोगों को फेस किया है, तो आप यकीन मानिए कि एक दौर आएगा जब लोग आपका तारीफ करेंगे और आप बिल्कुल आप कामयाबी के रूप में आप, चाहे वो जिस फील्ड में भी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई का ये फील्ड हो। अगर आप गेम में जाना चाहते हैं, वो आपकी फील्ड है, आप बिजनेस करना चाहते हो, उसमें अच्छा कीजिए। अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, बस मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, बिल्कुल उनको सक्सेस मिलना चाहिए। बिल्कुल। और जो लोग प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या टिप्स देंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक टिप्स दीजिए। देखिए, प्रोफेसर जो लोग बनना चाहते हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले नंबर बात तो ये कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पोस्ट है, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और एक रिप्यूटेड पोस्ट है। तो इस फील्ड में आना का डिसीजन लेना ही अपने आप में एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है कि आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद, जो अमूमन लोग करते हैं ग्रेजुएशन, उसके बाद आपको पीजी करना होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं। आप सर कौन सब्जेक्ट थे? मेरा इकोनॉमिक्स था। इकोनॉमिक्स। हाँ, मेरे पास, मैंने जब एंट्रेंस दिया था एमए का, तो मेरे पास 2 सब्जेक्ट में मैंने क्लियर किया, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। अच्छा। मैंने कुछ लोगों से सजेशन लिया, तो मुझे लोगों ने ये बताया कि चूंकि इंग्लिश से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके पास सिर्फ एकेडमिक फील्ड होता है। अगर आप इकोनॉमिक्स से करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में आप अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम होता है, वो दे सकते हैं, बहुत सारी इसमें स्कोप। मैंने इकोनॉमिक्स को चुना, और इसी बीच मैंने नेट का एग्जाम, चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको यूजीसी नेट की परीक्षा पास करनी होती है। नेट और सेट,
हाँ, नेट या सेट, स्टेट गवर्नमेंट का सेट एग्जाम होता है। तो मैंने यूजीसी नेट की परीक्षा दी, 4 बार मैं फेल हुआ उसमें, 5वां बार पास हुआ, फिर 6ठा बार, 7वां, 8वां, लगातार मैं 5 बार उसमें पास हुआ। तो इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि एक समय के बाद अगर आप फेल हो रहे हैं, एक समय के बाद सक्सेस जब आपको मिलती है तो एक तरफ से आप देखेंगे कि इधर से भी सक्सेस मिल रही है, उधर से भी सक्सेस मिल रही है। मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं लगभग 4 साल ऐसा एक दौर था मेरे लाइफ में कि कहीं से कोई भी रिजल्ट नहीं हो रहा था, और अभी पिछले 6 महीना से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे रिजल्ट हो रहे हैं। अभी मैं यूपी लेक्चरर का पीटी क्लियर किया हूँ, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी रिजल्ट है, उसमें मेरा पीटी क्लियर है। केंद्रीय विद्यालय लेक्चरर का मैं मेंस एग्जाम अभी दे करके आया हूँ। इधर तब तक असिस्टेंट प्रोफेसर में मेरा चयन हो गया है। तो आप देखेंगे कि एक दौर के बाद, एक स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है। ये चीज़ क्या है, मतलब जो लोग सोचते हैं कि मेहनत कर रहे हैं, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो बहुत से तो स्टार्टिंग करते हैं, 2 अटेम्प्ट में गिव अप करते हैं। उनको आपसे सीखना चाहिए कि आप कितने लगातार काम किए, मतलब मेहनत किए। 5 बार फेल होने के बाद भी, सिर्फ नेट के एग्जाम में 5 बार फेल हुए, उससे पहले भी बहुत से एग्जाम में फेल हुए, बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी आप मेहनत करते रहे। बिल्कुल, मैंने ये बताया कि मैं बीएड का एंट्रेंस भी एक टाइम पे क्लियर मुझसे नहीं हो पाया। इवन कि डाकिया का बिहार में या ऑल ओवर इंडिया में एक पोस्ट होता है जीडीएस, मैं उसका भी फॉर्म भरा था और उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो गया था कि मैं इतना बड़ा एग्जाम का तैयारी करता था और इतने छोटे पोस्ट पे भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन आज मुझे रियलाइज होता है कि अगर वो सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो डिटरमाइन था कि मुझे उससे और आगे बढ़ना था। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे एग्जाम में अगर आप फेल किए हो सकता है कि ईश्वर ने आपको उससे अच्छे पद पे आपका डिसाइड करके रखा हो कि आपको उससे और अधिक आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल निराश नहीं होना है, अगर आपने मेहनत किया है सक्सेस बिल्कुल मिलेगी, छोड़ना नहीं। जैसे कि बता रहे हैं बहुत बार एग्जाम दे रहे थे, फेल हो रहे थे, तो जब फेल हो रहे थे तो खुद को कैसे मोटिवेट करें कि नहीं, मुझे आगे फिर से एग्जाम दे करना है? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि चूंकि लोगों का कहना एक अलग चीज है। कभी कभी ऐसा होगा कि आप अपने अंदर से भी, आपके अंदर की भी आवाज आएगी, आपसे पूछेगी कि तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं इतने टाइम से, कहीं रिजल्ट नहीं हो रहा। ये आपके अंदर से भी क्वेश्चन आता है, मेरे अंदर से भी आता था कि मैं इतने टाइम से तैयारी कर रहा हूँ, प्रिपरेशन में हूँ और कहीं पे रिजल्ट मेरा नहीं हो पा रहा। बट यकीन मानिए कि आप अगर अपने आप को समझाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि आपका मन हमेशा आपको कहेगा कि पढ़ाई मेहनत का काम है, लेकिन मेरा यकीन मानिए पढ़ाई से आसान काम कोई नहीं है। आपको अगर खेत में कुदाल चलाने के लिए बोला जाए, आप 1 घंटा खेत में कुदाल चला के देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि पढ़ाई से आसान काम कुछ नहीं है। एक रूम में पंखे के नीचे बस पढ़ना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई बहुत आसान काम है और इसको बोझ बना करके नहीं पढ़ना है। मेरा सजेशन ये है कि इसको अगर आप एंटरटेनमेंट के रूप में एंजॉय करते हुए अगर पढ़ाई को करेंगे तो आप बोर नहीं होंगे और आपको एंटरटेनमेंट, आप एंजॉय भी करेंगे, पढ़ाई को आप एंजॉय करेंगे। बहुत से लोग बर्डन ले लेते हैं अपने ऊपर पढ़ाई को लेकर, इसीलिए मतलब वो प्रेशर ले लेते हैं बहुत ज़्यादा कि ये भी करना है, वो भी करना है, इसी को लेकर उनसे कुछ भी नहीं हो पाता है। देखिए, बर्डन अगर आप ले लेते हैं पढ़ाई में, अगर पढ़ाई को आप अगर बोझ समझ के पढ़ रहे हैं तो फिर आप उसको बहुत दिन तक आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप जबरदस्ती पढ़ते हैं तो आप आधा घंटा या 1 घंटा तक जबरदस्ती आप वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं, आप बहुत लंबे टाइम तक उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें तो उसको इंटरटेनिंग बनाना होगा, पढ़ाई को एंजॉय करते हुए करना होगा और जबरदस्ती, मतलब ऐसा नहीं कि नींद आ रहा है और जबरदस्ती बैठ के पढ़ें, ऐसे नहीं हो। मतलब खुद को दिखाने के हम पढ़ रहे हैं। नहीं, प्रोडक्टिव पढ़ाई कीजिए, इफेक्टिव पढ़ाई कीजिए। बहुत ही कम भी अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है। लोग कहते हैं कि 8 घंटा 10 घंटा, मैं कभी 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई नहीं की। मेरे बहुत अच्छे 90+% 10th में भी थे, 12th में भी थे। मैंने कभी 8 घंटा 10 घंटा या 12 घंटा की पढ़ाई नहीं। मेरा सजेशन ये है कि आप जितना देर भी पढ़ाई करते हैं आप इफेक्टिव पढ़ाई कीजिए, मतलब ये कि उसमें आउटपुट हो। अब दिन भर बैठ के आप पढ़ रहे हैं और पता चले कि उसका कुछ आउटपुट नहीं निकला तो उसका कोई मतलब नहीं। आप 1 घंटा ही अगर पढ़ रहे हैं और उसका आउटपुट निकल रहा है तब फिर वो आपकी पढ़ाई आपकी अच्छी मानी जाएगी। मतलब 10 घंटा पढ़ रहे, बस बुक रखे ऐसे, बस वो समझ कुछ नहीं आ रहा है। और 2 घंटा ही पढ़ रहे बट हमको समझ में आ रहा है। बिल्कुल, वो इफेक्टिव है। वो समझने वाली पढ़ाई इफेक्टिव है। और अगर आपको नींद आ रहा है, आप बेशक आप सो जाइए, क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल भी कुछ नीड्स हैं। और अगर आपको नींद आ रहा है, सो जाइए। कभी कभी हो सकता है आपका घूमने का मन करे, आप बिल्कुल बेशक आप जाइए, घूमिए। उसके बाद आके जब पढ़ाई कीजिएगा तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर आप अपने आप सो नहीं रहे हैं, आप कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, आप बस रूम में बंद होके बहुत लगातार आप अगर पढ़ना चाहें
आप देखें कि बहुत ज़्यादा दिन तक वो पढ़ाई उस तरीके से आपकी नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा इसको एंजॉय करके आप अगर पढ़ाई करेंगे, इंटरटेनमेंट, अगर पढ़ाई को इंटरटेनमेंट के रूप में लेंगे तो फिर आप उसको बहुत अच्छा से करेंगे। सर आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन करना चाहेंगे जब आपकी परमिट हो तो? जी बिल्कुल बिल्कुल। सर आपकी अब जो रिजल्ट क्लियर हो गई तो फैमिली और रिलेटिव का कॉल आना स्टार्ट हो गया कि हाँ अब शादी कर लीजिए या सर? देखिए शादी के लिए कॉल तो आना शुरू हो गया है, और चूंकि जब आपका जॉब लगता है तो शादी के प्रस्ताव आने लगते हैं। बट अभी देरी है शादी में, अभी फिलहाल अभी शादी नहीं करनी है, अभी और भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं और शादी से पहले अभी बहुत कुछ करना है, उसके बाद शादी का सोचेंगे। अभी फिलहाल मतलब ड्रीम यूपीएससी है, उसे क्रैक करने के बाद ही? जी बिल्कुल, अभी वक्त है, थोड़ा समय चाहिए, और शादी बहुत जल्दीबाजी की चीज नहीं है, अभी तो बस हुआ है, अभी समय है। नहीं मतलब रिश्तेदार ये सब का कॉल आने स्टार्ट तो हो गई होगी? शादी के लिए चूंकि जब आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद शादी के प्रस्ताव आने लगते हैं। लेकिन मैंने अपने बारे में बताया कि मुझे अभी समय है, अभी मैंने शादी को लेकर के अभी मैं प्रिपेयर नहीं। क्यों सर नहीं करना चाह रहे? मतलब कोई आपकी गर्लफ्रेंड है उनसे करना है या फिर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? देखिए गर्लफ्रेंड फिलहाल तो नहीं है, अभी गर्लफ्रेंड नहीं है। एक वक्त था जब थे, फिलहाल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैंने इस पर्पज से कि चूंकि मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है इस वजह से मैंने छोड़ दिया, ऐसा रीजन नहीं था, वो कुछ दूसरा कॉज था। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से कि सब कुछ छोड़ करके आप पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा नहीं, आप चाहें तो आप साथ में मैनेज भी कर सकते हैं। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं और आपके जो गर्लफ्रेंड है वो कितना कोऑपरेटिव है, कितना आपको सपोर्ट करती है, इस चीज़ पे वो चीज़ें डिपेंड करती है। हाँ, जो भी एस्पिरेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं जिनकी गर्लफ्रेंड है, मैं उनको बताना चाहूँगा, अगर गर्लफ्रेंड है तो आप मैनेज कर सकते हैं, एक दूसरे को टाइम दे सकते हैं। ये नहीं कि 24 घंटा उसी में लगा रहना है। जी हाँ, बिल्कुल। एक दूसरे को समझना है, साथ में चलना है। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं न कहीं आपको प्रिपरेशन के टाइम में एक इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो उस टाइम में अगर आपकी गर्लफ्रेंड थोड़ी-सी सपोर्टिव है, तो आप देखेंगे कि आपको उससे और हेल्प मिल रहा है। वो आपका टाइम उसमें वेस्ट नहीं होगा, वो टाइम आप सही से मैनेज कर सकते हैं। सब कुछ हाँ, मतलब बहुत से ऐसा चीज़ आती है जो हर प्रॉब्लम फैमिली से नहीं शेयर कर सकते, उससे आप डिस्कस कर सकते हैं। जी बिल्कुल, चूँकि लाइफ में एक इंसान होना चाहिए जिससे हर चीज़ें आप हर किसी से, फैमिली से या सबसे नहीं बता सकते हैं। तो लाइफ में एक इंसान का ऐसा होना चाहिए जिससे आप बिना कुछ मतलब सोचे हुए जिससे आप बोल दें, जिससे आपको कुछ शेयर करने से पहले सोचना नहीं पड़े। तो बिल्कुल आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है उससे, और कहीं न कहीं ये सब चीज़ ज़रूरी होती है प्रिपरेशन के टाइम में, जो कोई आपका इमोशनल सपोर्ट करे। तो बिल्कुल आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं उसके साथ। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पढ़ाई-लिखाई छोड़ कर के दिन भर उसी में लगे रहें, तब भी आप जो है इम्बैलेंस हो जाएँगे। तो आपको सब चीज़ों की बैलेंस बना करके चलनी होगी कि सब कुछ सही से चले। सर जाते-जाते हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहिएगा? देखिए हम यही बताना चाहेंगे कि अगर आपने मेहनत किया है, अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे कोई अचीवमेंट चाहिए, मुझे किसी पद पे जाना है, तो आधा काम आपका वहीं पे हो गया है, जब आपने डिटरमाइन किया, क्योंकि आप मेंटली उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। बात रही प्रिपरेशन का, तो प्रिपरेशन हर इंसान करता है, और प्रिपरेशन के टाइम में बहुत बार ऐसा होगा कि आप असफल होंगे, आपका रिजल्ट नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लोग ताना मारेंगे, सब लोग मजाक उड़ाएंगे कि घर से बाहर रह के पढ़ रहा है, या फिर घर का काम नहीं करता है, लोग बोलेंगे ये तो बस किताब पलटते रहता है, फोन में तो बस रील्स देखते रहता है। इस तरीके के भी बहुत सारी बातें होंगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा, फैमिली प्रॉब्लम होगा। देखिए जब कोई क्रिकेट का जो गेम होता है उसमें जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है, तो वो ऐसा नहीं है कि बॉल को हिट किया और डायरेक्ट वो सिक्स चला गया, ऐसा नहीं होता है। जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो उसे रोकने के लिए चारों तरफ वहाँ पे लोग तैनात होते हैं, फील्डिंग के रूप में वहाँ पे तैनात होते हैं उस बॉल को रोकने के लिए, और उन सब को धोखा देते हुए वो बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाता है, तब जाके उसे छक्का की वैल्यू दी जाती है। ठीक वैसे ही आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, और इन सब चैलेंजेस को फेस करते हुए, इन सब को टॉलरेट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, तब जाके आप सक्सेस मिलेगा। और बिल्कुल अगर आपने मेहनत किया है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, आपको वक्त लग सकता है, समय लग सकता है, लेकिन अगर आपने संघर्ष किया है उसका नतीजा ज़रूर मिलेगा, और बहुत अच्छा मिलेगा। उम्मीद रखिए बहुत अच्छा होगा। सर वंस अगेन बहुत-बहुत आपको बधाई और बहुत-बहुत थैंक यू कि आपने कीमती वक्त निकाल के हमारे चैनल पे आए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी रोहित जी, मुझे वक्त देने के लिए। और मेरी दुआ है, मेरी शुभकामना है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं
सब लोग का मेरी दुआ है ईश्वर से कि बहुत जल्द उनका जो संघर्ष रहा है वो अब कामयाबी के रूप में वो तब्दील हो जाए और उन्हें भी जो सिलेक्शन के बाद का जो फीलिंग होता है वो भी एंजॉय करे एक कामयाब इंसान बन करके। और बिल्कुल मेरी शुभकामना नहीं, मुझे यकीन भी है कि सब लोग सफल होंगे। वक्त लग सकता है लेकिन विश्वास रखिए, छोड़ना नहीं है। आप अगर आप कोशिश करते रहते हैं, फेलियर के बाद भी अगर आप लगे हुए कोशिश करते हैं तो एक दिन आएगा जब आपकी किस्मत बदलेगी, आपका सिलेक्शन होगा और तब बहुत चीजें जो आपको पहले छूट गई थी आप देखेंगे कि उससे बहुत अधिक चीजें अब आपको मिल रही है। तो थोड़ा सा अगर सैक्रिफाइस करना पड़े तो आप कीजिए। कभी भी फेलियर से डरिए मत, फेलियर से घबरा करके मैदान छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, कभी कभी क्या होता है कि जो चाबी होती है, चाबी का जो गुच्छा होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग 4-5 चाबी से ताला खोलते हैं, नहीं खुलता है तो हम लोग छोड़ देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आखिरी चाबी जो हमने छोड़ दिया था उसी से ताला खुल जाए। बिल्कुल हमारे लाइफ में भी, हमारे करियर में भी ऐसा होता है। हो सकता है कि कोई आखिरी कोशिश, आखिरी प्रयास हो सकता है कि आपका डिटरमाइंड हो कि उसी में आपका सिलेक्शन होना है। तो बिल्कुल उम्मीद नहीं हारना चाहिए और अगर आपने मेहनत किया है तो बिल्कुल कामयाबी आपको मिलेगी। मैं खुद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ कि बहुत सारे एग्जाम में फेल होने के बाद भी मैंने नहीं छोड़ा, मैंने हार नहीं माना और अभी भी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे चयनित हूँ। उसके बाद भी अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स मुझे देने हैं और अभी भी मैं अपने आप को एक स्टूडेंट ही समझता हूँ। सर नेक्स्ट पॉडकास्ट हम लोग करेंगे जब आपकी यूपीएससी क्लियर हो जाए। होप की है कि मुझे होप भी है कि सर आपसे क्लियर हो भी जाएंगे, क्योंकि शुरू से भी मैं आपको जान रहा हूँ कि आप पढ़ने बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी रोहित जी ऐसा कुछ होगी तो हम आपके चैनल पे आएंगे और लोगों को बताएंगे। हम एडवांस में आपको कांग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि मुझे होप है कि आप यूपीएससी भी क्लियर करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और उस टाइम भी करेंगे हम लोग अच्छे से पॉडकास्ट। ये तो अभी फिलहाल हम लोग सर के घर पे आए हुए, बट प्रॉपर पॉडकास्ट वीडियो सर के साथ स्टूडियो में भी करेंगे जब सर यूपीएससी क्लियर करेंगे। और आप लोग भी कमेंट में सर को बधाई दीजिएगा। सर बहुत बहुत थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।